मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल्स वॉइस, डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, यह उद्देश्य है इस चैनल का। हम वो सारे काम करेंगे जो इसको सुनिश्चित करें। हम उन सभी का विरोध करेंगे जो इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, किसी भी सोसाइटी में हो। आज का मुद्दा है, क्या वर्तमान सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट देश के संघीय ढांचे को बर्बाद कर रही है। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन मैं दो उदाहरण पर ज्यादा जोर दूंगा। आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच एक सुनवाई कर रही है, एक डिस्प्यूट की सुनवाई कर रही है। वह डिस्प्यूट वो है कि माइनिंग से निकलने वाले संपदा पर प्राप्त रॉयल्टी टैक्स है या नहीं। उसी के साथ एक मुद्दा और आ जाएगा कि माइनिंग से निकलने वाले संपदा पर टैक्स लगाने का अधिकार और लेने का अधिकार किसका है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने पूछा केंद्र सरकार से कि माइनिंग पर टैक्स लगाने का अधिकार आपको कहां से मिला, वो शक्ति कहां से मिली। निश्चित रूप से वो संविधान की बात कर रहे हैं, जबकि संविधान का सातवीं अनुसूची में स्पष्ट है केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार, और 7वीं सूची ही सुनिश्चित करती है कि फेडरल ढांचा कैसा हो। उसमें स्पष्ट दिया गया है कि माइनिंग से निकलने वाली संपदा पर टैक्स का अधिकार राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राज्य सरकार भी मनमानी न कर सके, यानी मनमानी टैक्स न डाल सके, इसलिए पार्लियामेंट को उसका प्रतिरोध करने का, अपनी आपत्ति जाहिर करने का भी अधिकार दिया गया है। यह डिस्प्यूट खड़ा हुआ एक जजमेंट 1989 में इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु से आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने यह निर्णय दिया कि रॉयल्टी इज ए टैक्स, रॉयल्टी इज अ टैक्स। फिर 2004 में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केशव रानप्पे के केस में यह जजमेंट यह कहते हुए उलट दिया गया, यह 5 जजों की जजमेंट थी, 5 जजों का बेंच था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने यह कहा कि 1989 में दिया गया जजमेंट में टाइपिंग एरर है, और वह जजमेंट इस प्रकार है, रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स, रॉयल्टी टैक्स नहीं है। अब यह अपील सुप्रीम कोर्ट में आई, और ऑलरेडी ये 7 जजेस और 5 जजेस का हो चुका था, तो ये 9 जजों की सुनवाई हो रही है। यहां इसकी सुनवाई का मकसद क्या था? भाई, कोई भी सुनवाई हो तो उसका मकसद होना चाहिए। तो मकसद यह निकल कर आया, केंद्र सरकार ने कहा कि यह टैक्स हमें मिलना चाहिए क्योंकि हम मिनरल्स डेवलपमेंट, देश के विकास के लिए यहां से धन देते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप यहां से धन देते हैं तो आप देश का विकास करने के लिए धन देते हैं तो आपको अधिकार दे दिया जाए।
क्योंकि अगर यह अधिकार आपको दे दिया जाता है, केंद्र सरकार को दे दिया जाता है, तो यह राज्य के अधिकार का हनन होगा। तो क्या केंद्र सरकार इस फेडरल ढांचे को ध्वस्त करना चाहती है? तभी तो ऐसा कह रही है। इसके पहले इस तरह के डिस्प्यूट नहीं थे, आए होंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने इस तरह का काम किया नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 6 राज्यों का, जिसमें केरला, दिल्ली, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पंजाब सम्मिलित हैं, इनकी एजुकेशनल ग्रांट रोक लगा दी है। अमाउंट जान जाइए। तमिलनाडु गवर्नमेंट का 1273 करोड़, केरला का 1045 करोड़, दिल्ली का 370 करोड़, पंजाब का 168 करोड़। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का डाटा मेरे पास नहीं है फिलहाल। तो अगर ये 4 राज्यों का जो है लगभग ये 3000 करोड़ की लागत बन जा रही है मोटा मोटी, ये पैसा केंद्र गवर्नमेंट ने रोक दिया और कहा कि इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, ये हो गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, इसलिए हम इनको नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये राज्य डबल इंजन की सरकार नहीं है, यानी भाजपा का राज्य यहां पे नहीं है। तो इसका क्या अर्थ निकला? जहां भाजपा का राज्य नहीं है वहां की सरकार को हम बर्बाद करेंगे और इस तरह का वातावरण बनाएंगे कि जनता वहां भाजपा का शासन ले आए। क्या यह फेडरल स्ट्रक्चर को बर्बाद करना नहीं है? शिक्षा दोनों का क्षेत्र है, केंद्र का भी है, राज्य का भी है। राज्य ने मना कर दिया कि हम एनईपी नहीं लागू करेंगे। भाई उसने भी कुछ सोचा होगा। तो आप देखिए कि केंद्र सरकार किस तरह से मनमानी कर रही है, और इसको मनमानी करने की शक्ति कहां से मिल रही है? क्योंकि पार्लियामेंट में इनकी वर्चस्वता है, इनका बहुमत है, 330 से ज्यादा सीटें इनके पास हैं। राजनीतिक परिवेश में कहा जाएगा पार्लियामेंट्री ऑटोक्रेसी, संसदीय तानाशाही। मोदी जी नियम कानून के अनुसार चलते हैं, नो डाउट, लेकिन जहां नियम कानून उनके फेवर का नहीं होता तो नियम कानूनों को अपने फेवर में बना लेते हैं कि उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए। तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी है? नहीं मित्रों, वो तो एक मोहरा है। पॉलिसी ये आरएसएस की है। आरएसएस और भाजपा ये फासिज्म है, ये राइटिस्ट विंग फांसीवाद को पसंद करती है, नाजीवाद को पसंद करती है। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व यह भी नाजीवाद और फांसीवाद की तरह एक विचारधारा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो खतरा बताया था देश के लिए, ये देश के लिए खतरा है, वो खतरा आपके समक्ष खड़ा है। अभी 16वां फाइनेंस कमीशन अरुण पनगड़िया के नेतृत्व में गठित की गई है। इस कमीशन का उद्देश्य रेगुलेट स्टेट एंड देयर फाइनेंस, मतलब
इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार राज्य के वित्त मैटरों को रेगुलेट करेगी। जहां उसकी सरकार होगी वहां तो ठीक ठाक चलेगा, जहां उसकी सरकार नहीं होगी उस राज्य को बर्बाद कर दिया जाएगा, जैसा कि आपने देखा। जो ये माइनिंग का केस है उसमें भी जो राज्य आते हैं आपको पता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्रा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये माइनिंग वाले हैं। और एक रेयर अर्थ का भी राज्य है, वो है कश्मीर। तो ये सारा मैटर केंद्र सरकार अगर देखा जाए तो उसकी कार्रवाई संघीय ढांचे को बर्बाद करने वाली है। फांसीवाद वह संघीय ढांचा नहीं चाहता, जो वर्तमान फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको नहीं पसंद करता। वो एकीकृत राज्य पसंद करता है, यानी एक राजा हो और बाकी सारे राज्य उसके अनुसार काम करें, यानी केंद्र से ही सारे कार्य संपादित किए जाएं। और फासिज्म वर्ण वर्चस्वता को भी कायम करना चाहती है, जैसे नाजीवाद है उसी तरह ये भी है। ये ऐसे राष्ट्रवाद की कल्पना करती है जहां नागरिकों के अधिकार शून्य के समान हो। अभी जो आईपीसी में संशोधन करके कुछ नए नियम बनाए गए हैं, आपको जानकारी होगी कि एक नियम उसमें आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 को भी ध्वस्त करता है। आपने अगर सरकार के खिलाफ कोई बात कह दी, उसकी आलोचना कर दी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, तो आप पे 5 करोड़ का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। और यह मई महीने से लागू करने की भी बात है। बाकी आप सर्च कर लीजिए मेरी बातों में कितनी सत्यता है। मित्रों, देश फासिज्म के दौर से गुजर रहा है। देश को बचाने की जिम्मेदारी भारत के नागरिकों की है। जागरूक होइए। इस देश संविधान को बचाते हुए आप लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करिए और सभी नागरिकों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी यानी न्याय, स्वतंत्रता और समता सुनिश्चित कराते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाइए। प्रमोट फ्रेटर्निटी, यही मकसद है संविधान का। मित्रों, फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।